हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब बड़ा मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और पढ़ाई की जो तैयारी है वो भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों मेरे पीछे ना आपको दिख रहा होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया ओरिजिनल प्रश्न पत्र। बच्चों ये जो प्रश्न पत्र है ना, ये पीवाईक्यू है, आपके डिमांड पर आज का यह वीडियो आया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है क्योंकि यह पीवाईक्यू परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो जैक बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र जारी किया गया है ना। तो फटाफट के अंदाज में हम यहाँ पे हिंदी का देखने वाले हैं और 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू यहाँ पे हम करने वाले हैं। ओरिजिनल प्रश्न पत्र का हम सारा सॉल्यूशन और आंसर को जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट के अंदाज में शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चे आपको पता होगा हर बार की तरह आपके पास पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपका गद्यांश रहेगा। ठीक है, गद्यांश से सवाल आपका जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे गद्यांश को समझते हैं कि हमारा जो गद्यांश है यानी पैसेज है वह क्या कहा गया। ठीक है, पैसेज से डरना नहीं है, छोटा मोटा मतलब ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, है ना। और आपको बस थोड़ा सा ध्यान देके समझना है और उसका सारा उत्तर को करना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ठीक है, जिन लोगों के पास अधिक साहस होती है उनकी जिंदगी क्या होता है, बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी जिंदगी होती है। ठीक है, यह कहा गया पहला पंक्ति, है ना। दूसरा पंक्ति में कहा गया ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होते हैं, बिल्कुल बेखौफ होते हैं। जो साहसी व्यक्ति होते हैं ना वो किसी से डरते नहीं है, बिल्कुल निडर होते हैं और बेखौफ होते हैं। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि यह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं ना। मतलब साहसी व्यक्ति जो होते हैं वो चिंता नहीं करते हैं कि जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो हमारे मुझे लेकर क्या वो अपने दिमाग में थिंकिंग रखते हैं, क्या थॉट रखते हैं ना। अगला लाइन है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। बच्चों जनमत की उपेक्षा है ना, मतलब जनता की राय है ना। तो जनता की राय मतलब जनता की राय को लेकर जीने वाला जो आदमी होता है ना वो बहुत असली ताकत होता है। ठीक है, और मनुष्यता को प्रकाश उसी आदमी से मिलता है। मतलब जो जितने मनुष्य लोग हैं, जितने लोग हैं उनको जो प्रकाश मिलता है, मतलब उनको जो ज्ञान मिलता है, उनको जो साहस मिलता है वो उन्हीं आदमी से मिलता है जो जनमत की उपेक्षा करके जीता है, जनता की राय को लेकर जीता है ना। अगला पॉइंट यहाँ पे अगला लाइन है अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। मतलब आसपास के लोगों को देखकर चलना यह हमारा साधारण जीवन का काम है। ठीक है, क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य करते हैं और ना ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं ना। कह रहा बच्चे कि जो क्रांति करने वाले लोग होते हैं ना, जो साहसी लोग होते हैं, जिनके अंदर जुनून होता है, वो लोग पड़ोसी को मतलब अपने आप को पड़ोसी से तुलना नहीं करते हैं, वो अपने राह पर चलते हैं। ठीक है, और वह अपनी चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर मध्यम बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मतलब वो पड़ोसी की चाल है ना, जो पड़ोसी कर रहा है वो चीज वो नहीं देखता है, वो कुछ अलग करने का प्रयास करता है ना। वो अपनी चाल पर वो अड़ा रहता है और उसी चाल पर वो चलता है। तो सबसे पहले हम इसका सारा सवाल को देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या क्या गया, पैसेज तो हमारा खत्म हो गया, यानी गद्यांश हमारा खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। ठीक है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। तो बच्चे आपका यहाँ पे देखिए आपको पैसेज में ही सारा उत्तर मिल जाएगा, आपको गद्यांश में ही सारा उत्तर मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो देखो साहस की यहाँ पे सवाल क्या है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे बड़ी जिंदगी होती है। आपका गद्यांश में उसका उत्तर है ना। तो आप लोग को फटाफट इसका जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप लोग को एग्जाम में लिखना है ना। सारा जो गद्यांश का जो उत्तर रहेगा आपके मतलब प्रश्न का जो उत्तर रहेगा आपके गद्यांश से ही मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है। बच्चे जो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी होता है, जो मैंने अभी बताया कि जो जनता की राय को लेकर चलता है, वो क्या होता है बच्चे, सबसे बड़ी उसकी मतलब वो आदमी जो दुनिया की सबसे बड़ी क्या होती है, ताकत होती है, कि बच्चे उसके पास जनता का सपोर्ट है, जनता का राय भी मिला हुआ है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, किसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। तो बच्चे साहसी लोग जो होते हैं ना उसकी पहचान होती है बच्चे कि वह किसी के बारे में चिंता नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जनमत कौन सा समास है बच्चे, जनमत कौन सा समास है ना। तो जनमत मतलब क्या होता है बच्चे, जनता का मत। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास है, जनता का मत। यहाँ पे द्विंद है, अविभाव है, द्विगु है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे जनता का मत, है ना, जनता का मत। तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है बच्चे, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीवन का काम है। तो बच्चे अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीवन का काम है। साधारण लोग ऐसा करते हैं, खास लोग ऐसा नहीं करते। खास लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपना जिंदगी को खुद बनाते हैं, अड़ोस पड़ोस को वो नहीं देखते। लेकिन जो साधारण जीवन जीते हैं वो अड़ोस पड़ोस को देखकर ही चलते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका गद्यांश से सवाल खत्म हो गया। अब आपका यहाँ पे पद्यांश दिया गया, यानी कुछ पंक्तियां दी गई है जिससे आपको सवाल पूछा जाएगा। जिससे क्या बच्चे, सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, पद्यांश को पढ़ते हैं, सवाल देते हैं। 6 से 10 आपका सवाल रहेगा, फटाफट करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्रंदन है। कह रहा है यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि हंस लो, है ना, 2 क्षण की खुशी मिली, है ना, तो हंस लो 2 क्षण की खुशी मिली, मतलब पल भर की खुशी मिली, वरना जीवन भर रोना है। क्रंदन मतलब होता है बच्चे रोना, है ना, मतलब यहाँ पे सुख दुख की बात की जा रही है। मतलब हंस लो, 2 पल की जिंदगी है, हंस लो, नहीं तो जीवन भर तो रोते ही रहोगे, है ना, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता। कवि सवाल भी डाल देते हैं यहाँ पे कि किसका जीवन है जो पूरा जीवन भर हंस खेल के जिया है। कोई नहीं, यहाँ पे जो भी आया है रोया जरूर है, उसके जीवन में दुख जरूर आया है, वो यहाँ पे कवि कह रहे हैं। सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता, है ना, सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कह रहा है बच्चे कि खिलता फूल भी मुरझा जाता है। मलान मतलब होता है मुरझा जाना, है ना, तो खिलता फूल भी मुरझा जाता है, हंसता रोता चमन चमन है। हंसता रोता क्या है, एक सुख दुख की घड़ी है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पे ना, मतलब पूरी तरीके से खुश कोई नहीं रह पाया है। यहाँ जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख होता है, कभी सुख आती है तो कभी दुख आता है। वही बोल रहे कवि की जो खिलता फूल है वो मुरझा जाता है, हंसता रोता तो चमन चमन है। हंसता रोता क्या है, चमन चमन, तो जीवन की घड़ी है ना। अगला यहाँ पे पंक्ति है, कितने रोज चमकते तारे कितने रह गिर जाते। कितने रोज जो रात में तारे चमकते हैं वो भी एक टाइम पे क्या होता है, गिर जाते हैं, ऐसा कवि कह रहे हैं। हंसता शशि भी छिप जाता है जब सावन घिर आते हैं। हंसता शशि मतलब होता है बच्चे हंसता हुआ चंद्रमा, तो हंसता चंद्रमा भी छिप जाता है। ठीक है, जब सावन आ जाता है बच्चे, आप लोग देखे होंगे ना, सावन में बहुत घने घने बादल आ जाते हैं, काले काले बादल आ जाते हैं, जिस वजह से क्या चंद्रमा भी छिप जाता है। वही कह यहाँ पे कह रहा, उगता ढलता रहता सूरज जिसका साक्षी नील गगन है। कह रहा बच्चे कि उगता ढलता रहता सूरज, सूरज भी क्या होता है, कभी उग जाते हैं अपने समय पे, मतलब ढल जाते हैं ना, और जिसका साक्षी कौन है, नील गगन है, मतलब आसमान है। ठीक है, आसमान को छूने वाली वे ऊंचे ऊंचे मीनारे, जो आसमान को छूती है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो भी क्या होता है, मिट्टी में मिल जाती है, वो छिन जाते हैं सभी सहारे, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाता है और उनका सहारा भी छिन जाता है। दूर तलक धरती की गाथा मोर मुखर कहता कनकन है। तो बच्चे इसी तरीके से यहाँ पे पंक्तियां दी गई है, इससे आपका सवाल पूछा गया। चलिए फटाफट सवाल को करते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है ना, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, क्रंदन है, रोना है, जो कि आपका पंक्तियां में दी गई। देखिए यहाँ पे पहली पंक्तियां में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, है ना, हंस लो 2 क्षण की खुशी मिली वरना जीवन भर तो क्रंदन है। ठीक है, सारा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गद्यांश और पद्यांश में सारा आंसर छिपा हुआ होता है। चलिए फटाफट के अंदाज में 7वां सवाल भी करते हैं। दूर तलक किसकी गाथा है ना, दूर तलक किसकी गाथा है, तो वो धरती की गाथा है। ठीक है, आपका पद्यांश में दिया हुआ है। नील गगन का एक शब्द क्या होता है बच्चे, तो नील गगन का एक शब्द होता है नीलांबर, है ना, नील और अंबर मतलब होता है आकाश, है ना। तो बच्चे ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, खिलता फूल क्या हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है मलान, अम्लान, ग्लानी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे मैंने पहले ही कहा खिलता फूल क्या होता है, मुरझा जाता है, वो भी एक न एक टाइम पे क्या होता है, मुरझा जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे मलान, है ना, मलान इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब सावन घन घिर जाते तो कौन छिप जाता है, तो जब सावन आ जाते हैं, सावन के बादल जब घेर लेते हैं तो चंद्रमा जो है, चंदा मामा है ना, वो क्या होता है, घिर जाते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं होता है बच्चे, है ना, एग्जाम बहुत आसान मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है ना, बहुत आसान मिलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है और समझना है। पहले समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे व्याकरण के सेक्शन को करने वाले हैं, व्याकरण के सवालों को करने वाले बच्चे। क्या है यहाँ पे सवाल, ध्यान से देखिएगा अगर ना, तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
कि इनमें निम्न में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो बच्चे मैंने कहा कि जिसमें कर्म नहीं होता है ना वो होता है आक्रामक क्रिया। और ट्रिक से समझना चाहते हो तो जिसमें क्या का सवाल का जवाब जब नहीं मिलेगा ना तो होता है आक्रामक क्रिया। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या खेल रहा है, कर्म यहाँ पे नहीं है, क्या खेल रहा है, क्या का जवाब भी नहीं आ रहा, मतलब ये आक्रामक क्रिया है। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब जवाब आ रहा है, कर्म आ रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। माँ भोजन बना रही है, क्या बना रही है, भोजन बना रही है, यहाँ पे भी कर्म आ रहा है, मतलब ये सकर्मक क्रिया है। पिताजी रेडियो सुन रहे हैं, पिताजी क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, अकर्म आ रहा है, मतलब क्या का उत्तर भी आ रहा है। पिताजी क्या सुन रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो क्या का जहां पे आंसर आ जाएगा, जहां पे आपको कर्म मौजूद दिखेगा वो होता है सकर्मक क्रिया। लेकिन जब बच्चे आपको अकर्मक पूछेगा तो उसमें कर्म नहीं होता है, ध्यान से सुनो। अगला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बड़ा मस्त सवाल है जिसका उत्तर बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मैंने एक सवाल सिमिलर सवाल मैंने बता दिया, फटाफट के अंदाज में यहाँ पे जरूर दो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मैं खेल रहा हूं, वह पढ़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है और वह रोटी खा रहा है। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है बच्चे? जिसमें कर्म होता है, जिसमें क्या का जवाब मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, फटाफट मुझे आंसर बताओ अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चे। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा क्या होता है? तो बच्चे गुरु का अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा भारी होता है। यह अनेकार्थिक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन अध्यापक है, आचार्य है, हल्का और भारी है। बच्चे क्या करते हैं, मतलब जल्दी 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 में अध्यापक को फटाफट टिक कर देते हैं और सर बोलते हैं सर हम तो सब सही बना के आए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चे, चीजों को पहले ध्यान से समझो, है ना। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक का, और गुरु का जो दूसरा अर्थ होता है वो भारी होता है। यहाँ पे बच्चे दूसरा अर्थ पूछा गया है तो वो भारी होगा, है ना। ऑप्शन तो यहाँ पे अध्यापक भी है, आचार्य भी है, जो कि नहीं सही नहीं है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। तो श्वेत का अनेकार्थिक शब्द क्या है? तो श्वेत का सफेद है, उजला है, सफेदी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा नहीं है। तो नहीं क्या बच्चे? श्याम, है ना। श्याम मतलब होता है काला, और यहाँ पे अनेकार्थिक पूछा है, मतलब पर्यायवाची पूछा है। तो श्वेत का पर्यायवाची तो सफेदी भी होता है, सफेदी भी होता है, उजला भी होता है, लेकिन काला होता है क्या? सर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, इसका ये श्याम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आजीवन कौन सा समास है? बच्चे आजीवन कौन सा समास है? आजीवन, है ना, आजीवन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना आजीवन। आपको पता होगा बच्चे, जिसमें पहला पद प्रधान होता है ना वो होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है बच्चे? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यहाँ पे आजीवन कौन सा समास है? आजीवन मतलब क्या होता है? पूरे जीवन। ठीक है, तो आजीवन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे ऑप्शन भी बहुत सारा है, तत्पुरुष है, द्विविध, बहुव्रीहि है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बच्चे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, कौन कौन सा वाक्य बच्चे? सरल वाक्य। ठीक है, प्रकार भी याद रख लो ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो, आपको समझ में आ जाए, आपको थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी भी मिल जाए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं ना, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर का सवाल क्या कह रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? तो मैंने कहा बच्चे यहाँ पे जो वाक्य रहेगा ना, पहला जो वाक्य रहेगा वो उपवाक्य रहेगा, दूसरा जो वाक्य रहेगा वो आश्रित रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ये आश्रित है बच्चे। यहाँ पे आश्रित, यहाँ पे वाक्य छिपा हुआ है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है वाक्य, लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। फटाफट टिक लगाओ, है ना, बड़ा ही मस्त सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपको यहाँ पे ना कौन सा वाक्य पूछा गया है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो यहाँ पे आप लोग को बच्चे दिख रहा होगा कर्म। ठीक है, कर्म यहाँ पे दिख रहा होगा, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो ये हमारा कौन सा कर्म वाच्य? जिसमें कर्म दिखेगा वो कर्म वाच्य हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्यालय घर के खाली स्थान है, सही अवयव पद को चुने। ठीक है, सही अवयव पद को चुने। तो विद्यालय घर के निकट है, विद्यालय घर के क्या है बच्चे? निकट है। अवयव पद क्या होता है? अवयव पद होता है बच्चे जिसमें ना किसी कारक का ना किसी लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो किसी भी रूप में बदलता नहीं है। तो यहाँ पे विद्यालय घर के क्या है? निकट है। सही आपको मतलब सुटेबल वर्ड चुनना है। विद्यालय घर से दूरी, विद्यालय घर के दूरी है, नहीं ये सुटेबल नहीं है। विद्यालय घर के दूर है, नहीं सुटेबल नहीं है। विद्यालय घर के सटा है, सुटेबल नहीं है। सुटेबल वर्ड को चुनना है। विद्यालय घर के क्या है? निकट है।
विद्यालय घर के क्या बच्चे निकट है ना। सुटेबल वर्ड को यहाँ पे चुनना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सर बड़ा मत सवाल है, फटाफट कीजिए ना सर। ऑप्शन ये सवाल क्यों बता रहे हैं, ऑप्शन ये कीजिए। कौन सा वाच्य होता है सर, कितने वाच्य होता है, तो बच्चे 3 वाच्य होता है, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं खंड ग पाठ्य पुस्तक। अब आपके किताबों से सवालों को पूछा गया है ना, किताबों से सवालों को पूछा गया बच्चे, बुक से सवालों को पूछा गया फटाफट के अंदाज में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए 21 से 24 तक आपको यहाँ पे चूज करने के लिए दिया गया। ठीक है, 21-24 बच्चे यहाँ पे चूज करने के लिए दिया गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहले एक पद्यांश यहाँ पे है जो आपकी किताब से लिया गया। कहां से लिया गया बच्चे, किताब से लिया गया। ठीक है, आपके बुक से लिया गया। फसल क्या है ना बच्चे, फसल से कविता लिया गया था। आपको कविता का मतलब नाम ही फर्स्ट वर्ड में छिप गया है ना, फर्स्ट वर्ड में छिप गया। फसल क्या है, कवि यहाँ पे जो कवि जी है ना, कवि जी है वो बोल रहे हैं कि फसल क्या है। फसल तो कुछ नहीं है, वह तो पानी, नदियों के पानी का जादू है। कवि बोल रहे हैं कि फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है। नदियों की पानी से तो फसल होती है ना, वो उनका कहना। हाथों के स्पर्श की महिमा है बच्चे, यहाँ किसान को भी मेंशन किया गया कि उनके जो हाथों की स्पर्श ना, वो उनकी महिमा है, उनका फल है। ठीक है, भूरी काली संधली मिट्टी का गुणधर्म है। यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, उनका क्या बच्चे गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सूरज की किरणों का बच्चे रूपांतरण है। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण है ना, जहां से पेड़ पौधे फसल जो भी है वो वहां से अपने क्या करते हैं, अपनी जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन मतलब सर मतलब भोजन बनाते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण पर के द्वारा। तो वही कहा है कि सूरज क्या क्या है और बच्चे वो मतलब रूपांतर है, सूरज की किरणों का वो रूपांतर है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो कुछ इस प्रकार का आपका पद्यांश भी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फसल उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है बच्चे, वो फसल कविता है। तो फसल कविता ये कवि कौन है, नागार्जुन है ना। आपके तो जुबान में हुआ होगा कि मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग ना सारे जो कविता है, सारे जो अध्याय चैप्टर है ना, कहानी है, उसके लेखक का नाम, लेखिका का नाम, कवि का नाम, कवित्री का नाम, ये सब क्या करना आपको माइंड में रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फसल किसका जादू है, तो फसल किसका जादू सर, वहां कवि साहब तो लिख दिए हैं है ना, कवि साहब तो लिख दिए हैं। हम लोग तो सर यहाँ पे देखिए देख देख के लिख लेंगे ना, चीट जैसे चीट से आप लोग देख देख के लिखते हो ना, उसी तरीके से यहाँ सब देखो आप लोग देख देख के लिख लो। देखो फसल नदियों के पानी का जादू है, देखिए है ना, है ना। अब चीट से लिखना नहीं है, मैं ऐसा बोल दिया। ठीक है, चीट अच्छी बात नहीं है ना। चलो अब अगला सवाल करते हैं। फसल किसका गुणधर्म है बच्चे, फसल मिट्टियों का गुणधर्म है, मिश्रित मिट्टियों का गुणधर्म है ना। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। फसल किसका रूपांतरण है, यहाँ पे ऑप्शन है किसान के हाथों को रूपांतरण है, नदियों के जल को रूपांतर है, सूरज की किरणों को रूपांतर है, या मिट्टी के गुणधर्म को रूपांतर है। तो जैसा कि मैंने पद्यांश में पढ़ा कि यहाँ पे सूरज की किरणों का रूपांतरण है। जो पैसेज में दिया गया है, जो पद्यांश में दिया गया है, उसी उत्तर को आपको देख देख कर लिखना है। बड़ा मस्त लगता है पैसेज और जो गद्यांश और पद्यांश होता है ना, बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही लिखा हुआ मिलता है, फटाफट लिख देना है ना, देख देख के लिख देना है क्या। चल, सूरदास की काव्य भाषा है, सूरदास की जो काव्य भाषा बच्चे वो ब्रज भाषा में है। मैंने पहले ही कहा था सूरदास की जो काव्य भाषा है ना, जितने वो जितने तर वो मतलब कविताएं को लिखे हैं वो ज्यादातर ब्रज भाषा में लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तो आपको बहुत मिलेगा, अवधी, खड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है, तो बच्चे आपको पता होगा गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा है। वो बोले हैं, क्या बोले हैं गोपियां बोले हैं कि तुम तो कृष्ण की मतलब कृष्ण के पास रह के, कृष्ण की मतलब समीप रह के आपने कृष्ण का जो प्रेम है उसको चखा नहीं है, कृष्ण का प्रेम को समझा नहीं है ना, तो तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, मतलब वो ताना दे रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इस प्रकार वो ताना दे रहे थे। अगला सवाल है 27 नंबर सवाल। उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो बच्चे उत्साह कविता में ना कवि जो है ना वो बादल को गरजने के लिए कह रहे हैं बच्चे, है ना। ये बच्चे इसका जो कवि का नाम ये क्या है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में उत्साह के कवि का नाम आप लोग को लिखना है। बड़ा मस्त सवाल है बच्चे, उत्साह के कवि, उत्साह जो आपका मतलब जो कविता है ना, जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में है, तो उसके कवि का नाम क्या है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो बच्चे वो जो कवि है ना वो बादल को बोलते हैं कि आप थोड़ा गरजिए, मतलब वर्षा कीजिए, मतलब
मतलब पानी की बौछार नहीं है, ताकि यहाँ के किसानों का, यहाँ के लोगों का जीवन आसान हो सके, है ना, यहाँ के तड़पती धूप का थोड़ा सा मतलब निवारण हो सके। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चे ये उत्साह की, जब उत्साह की बात हो रही तो उत्साह की है। उन्मन विकल विकल उन्मन थे उन्मन, है ना, यहाँ पे बच्चे मतलब बोल रहा है ना कि दुख पीड़ा के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे दुख पीड़ा ही दुख पीड़ा है, मतलब ये किस ये जो पंक्ति किस कविता की है? तो वो उत्साह कविता की है। किस कविता के बच्चे? उत्साह कविता की है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे गद्यांश को यहाँ पे लिखा गया है। गद्यांश को क्या करना है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर देना 29 से 32 तक, ठीक है। चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। ओके, ये पाठ्यपुस्तक गद्यांश है। अब आप लोग को देख के लग रहा होगा सर ये तो हमने पढ़ा है, नेताजी का चश्मा वाला है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ हलदार साहब। आज जैसे हलदार साहब देख लिए, हम तो फटाक से बोल दिए कि ये तो नेताजी के चश्मा वाला है ना, तो फटाफट करते नेताजी के चश्मा वाला, ठीक है। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, है ना। हलदार साहब को बच्चे पान वाले ने बोलता है कि वो लंगड़ा, जो कैप्टन के बारे में बोलता है ना, वो लंगड़ा पागल है, पागल, वो क्या जाएगा फौज में, ठीक है। मतलब इस तरीके से पान वाला जो है ना क्या करता है? मजाक बनाता है उसका, है ना। तो जिस वजह से हलदार साहब को बड़ा खराब लगता है कि यार देशभक्ति की भावना को इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। वो मन में ऐसा सोचता है कि नहीं ये गलत है, मजाक क्यों उड़ा रही है ना। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए बच्चे। मुड़कर देखा तो क्या हुआ? मतलब आश्चर्यजनक रह गए, क्योंकि जो पान वाले है ना वो असल में मतलब सही से चल नहीं पा रहा था, वृद्ध हो गया था थोड़ा, ठीक है। और वो क्या करता है? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पे काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे पे हाथ में बांसों पे टंगे बहुत सारे चश्मे अभी लिए एक गली से निकला था। बच्चे जो कैप्टन होता है ना, चश्मा बेचने वाला, ठीक है, और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला जो कैप्टन होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, वो क्या मतलब बूढ़े होते हैं, ठीक है। लंगड़ा सा आदमी होता है, गांधी टोपी पहना हुआ रहता है और आंखों पे काला चश्मा लगाए हुए रहता है, ठीक है। हाथ में छोटी सी संदूकची मतलब होता है बच्चे बक्सा वगैरह, ठीक है। तो बक्से को लिए हुए रहता है और दूसरे हाथ में बांस पे टंगे कई सारे चश्मे लिए हुए रहता है और वो गली से निकला था, ठीक है। यहाँ पे गद्यांश क्या कह रहा है कि वो गली से बहुत सारे चश्मे लिए हुए बांस में टांग के बहुत सारा चश्मा लेके जा रहा था, क्योंकि बच्चे चश्मा बेचता था। चश्मा बेचेगा तो क्या लेके चलेगा? चश्मा ही ना लेके चलेगा बेचने के लिए, ठीक है। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, ठीक है। कोई बंद दुकान के सहारे वहां पे एक बांस टिका रहा था, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है ना। क्या है वो जो हलदार साहब सोच रहे हैं कि उस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है ना। हलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? हलदार साहब बच्चे वो सोच में पड़ गए कि इसका नाम कैप्टन क्यों है, कैप्टन इसको क्यों बोलते हैं, क्या इनका यही वास्तविक नाम है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पैसेज है, ठीक है, गद्यांश है। अब फटाफट से गद्यांश का हम लोग उत्तर करते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है बच्चे तो एक बार जरूर बता देना कि मजा आ रहा है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का लेखक कौन है बच्चे? तो बच्चे आपको पता हो गया, नेताजी के चश्मा का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वो उसके लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं प्रकाश इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को हम लोग करते हैं। हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले का पान खाना? नहीं, पान वाले के द्वारा एक दशमलव का मजाक उड़ाया। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब पान वाला था ना वो देशभक्त का क्या किए थे? मजाक उड़ाए थे। क्या उड़ाए थे? कि वो तो लंगड़ा है, लंगड़ा, पागल है, पागल, क्या वो फौज में जाएगा, है ना। जब हलदार साहब पूछ रहे थे कि इनका नाम कैप्टन क्यों है, क्या ये सच में कोई हिंद फौज का सिपाही रहे हैं क्या, या एक मतलब कौन है ये, तो बोलते ये क्या पागल है, पागल लंगड़ा है, वो क्या फौज में जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरीके से जो पान वाला है वो चश्मे वाले का क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, जो हलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? कैप्टन था बच्चे, है ना। आपके सब गद्यांश में दिए हुए हैं, जो गद्यांश में दिया हुआ है ना तो उसको आसान है और आपको पता भी होगा क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक है। कैप्टन क्या क्या काम करता था बच्चे? तो कैप्टन सर चश्मा बेचता था, चश्मा बेचता था। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो बाल गोविंद भगत बच्चे रेखा चित्र का पाठ है। क्या बच्चे? रेखा चित्र का पाठ है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे बच्चे? तो बाल गोविंद भगत ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा नाटे थे, वो मंजिलों कद के व्यक्ति थे, ठीक है, मंजिलों कद के वो व्यक्ति थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबा? हाँ, 35 नंबर सवाल, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? हाँ,
बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे? तो बच्चे बाल गोविंद भगत जो थे ना वो कबीर को मानते थे, ठीक है, क्योंकि बच्चे वो कबीर के दोहे अक्सर हमेशा गाया करते थे, है ना, अपने मतलब जुबान पे उनका हमेशा क्या रहता था, कबीर की पंक्तियां रहती थी, तो वो कबीर को वो मानते थे। अगला सवाल यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, चलिए इस सवाल को पूर्ण करते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो बच्चे बाल गोविंद भगत का जो संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष है ना बच्चे, वो देखा गया था कि जब उनका बेटा मर गया था ना, तो उस वक्त भी वो भजन गा रहे थे, ठीक है, उसमें भी वो क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे, तो उस वक्त दिखा था इनके मतलब चरम उत्कर्ष, ठीक है, यहाँ पे चरम उत्कर्ष उसी दिन दिखा था जिस दिन बच्चे उनका बेटा मर गया था। बच्चे आप लोग को पता होगा जब किन्हीं का मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पे शोक का माहौल होता है, ठीक है, रोने धोने का माहौल होता है, चिंतन का माहौल होता है, लेकिन उस वक्त क्या करते, वो भजन गा रहे थे, तो यही उनका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे कि चरम उत्कर्ष उसी दिन देखा गया था जिस दिन उनका बेटा मरा था। इसका स्टोरी को जिन्होंने पढ़ लिया है वो तो बता लेंगे आराम से, बाकी हमारे क्रैश कोर्स पे सारे क्लासेस रेगुलर चल रही है, ठीक है, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा हेल्पलाइन नंबर, फटाफट वहां पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, अब अगले सवाल को मैं करने वाले हैं, फिर से गद्यांश दे दिया, ठीक है, फिर से यहाँ पे गद्यांश दे दिया 37 से 40 तक, ठीक है, अब अंतिम की ओर जा रहे हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गद्यांश को देखते हैं। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। बच्चे पंक्ति को देखकर क्या लग रहा है, पंक्ति को देखकर क्या लग रहा है, बोलोगे सर ये तो माता का आंचल से है ना, माता का आंचल से है, जहाँ पे जो भोलानाथ होते हैं ना, मतलब तारकेश्वर नाथ, ठीक है, वो उनके बचपन की सारी कहानियों को लिखी जाती है। अब बच्चे आपको यहाँ पे पहला पंक्ति यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी मम्मी जो होती है वो पकड़ लेती है हमको, तब वो क्या करते हैं, हमारे लाख छटपटा, मतलब बच्चा जो होता है बहुत छटपटाता है, फिर वो क्या करते हैं, जो चुल्लू भर मतलब लेते हैं, हाथ में थपथपाते हैं, तेल लेते हैं, माथे पर पूरा सब पटक देते हैं तेल, ठीक है, मतलब माथा में ही सारा तेल को लगा देते हैं। वही हम जो श्री पूजन सहाय जी है वो अपने बचपन की कहानी बता रहे हैं कि जब भी मम्मी हमको पकड़ती थी ना तो हम बड़ी छटपटाते थे, लेकिन फिर भी मम्मी हमको छोड़ती नहीं थी, जो सरसों का तेल है हमारी मुंडी में लगा देती थी, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट को अगले पंक्ति को करते हैं। हम रोने लगते और बापूजी उस पर खड़े होते, पर वह हमारे सिर पर तेल बोत कर हमें बट कर ही छोड़ देती थी। कह रहा है बच्चे कि जब भी हम रोते थे ना तो बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, लेकिन हमारे सिर पर तेल बोट कर ही हमें उबट कर ही छोड़ती थी। जो माँ होती है उनकी, वो क्या करते हैं, तेल मतलब माथे पे लगा कर ही उनको छोड़ते हैं, बिना तेल लगाए उनको छोड़ते नहीं है, तेल लगा लेते तब छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हमारे नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर छोटी चोटी गुत्थी, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे भोलानाथ में मतलब क्या करते थे उनकी मम्मी करते थे क्या कि काजल जो होता है ना उनकी नाभि में और लीलार दोनों जगह पे वो लगा देते थे, काजल की जो बिंदी होती है, और चोटी गुद देते थे, ठीक है। उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी और हम खास कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सरकते सरकते बाहर आते थे। चलिए अब इससे हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए सवाल क्या है यहाँ पे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है बच्चे। तो यहाँ पे जो गद्यांश लिखा गया है वो हमारे भोलानाथ है ना, मतलब जो श्री पूजन सहाय है उनके बचपन में मतलब जो सारी कहानियां है वो लिखी गई थी। तो इनके लेखक कौन है बच्चे, तो श्री पूजन सहाय है ना, वो खुद एक लेखक है इस मतलब इस सारी कहानियों का, ठीक है, मतलब अपने बचपन की वो कहानियों को बताए हुए रहते हैं। चलिए अब अंतिम सवालों को यहाँ पे फटाफट करते हैं और क्या करते हैं और बस वीडियो को समाप्त करते हैं ना। चले, कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं बच्चे, तो कड़वा तेल सरसों तेल को कहते हैं ना। आपकी देहाती भाषा का ये हमारा आंसर है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपके तो जुबान में होगा, ठीक है। चलिए, लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो हमने अभी देखा बच्चे गद्यांश में कि नाभि और लीलार में, ठीक है, नाभि और लीलार में लगा देती थी। ओके, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन है बाबूजी की गोद में, माँ की गोद में, नौकर की गोद में, दादाजी की गोद में। तो बच्चे बाबूजी की गोद में ना, अपने पापा की गोद से वो क्या करते सिसकते सिसकते बाहर निकलते थे। तो बच्चे कुछ इस प्रकार से हमारा यह 2022 का PYQ सवाल जो था वो खत्म हो गया, ठीक है। आपको मतलब अच्छा लगा बच्चे तो वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी आप हमारे क्रैश कोर्स पे भी जुड़ सकते हैं, जहां पे सभी विषयों की सभी सब्जेक्ट्स की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है। प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे की क्लासेस वहां पे चल रही है ना। और बच्चे
बच्चे मैंने कहीं पे एक कमेंट्स देखा था कि सर जो प्राइस है क्रैश कोर्स का वो पर मंथ का है क्या? तो बच्चे आपको बता दूं ये प्राइस पर मंथ का नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होता है ना तब तक, है ना। आपका एग्जाम मतलब फरवरी में है तो फरवरी तक वो उसी प्राइस में आपको मिलेगा, मतलब 3-4 महीने, मतलब जो भी समय आपके पास बचा हुआ है 2-3 महीने का, है ना। तो कुछ तो बच्चे 1 महीना पहले से भी जुड़े हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर बच्चे ये जो प्राइस रखा गया है वो पूरे एग्जाम तक रखा गया है, वो प्रत्येक महीने का नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो को मजा आएगा बच्चे तो आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। अपने जो आपके सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, उन्हें जरूर शेयर करना जो भी आपकी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए सेशन के साथ, किसी नए क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाले वीडियो के लिए, ठीक है।